10 जून 2018 नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में एक कमरा है जहां स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन का इंतजार हो रहा है, एक सिग्नल। बस इतना बता दे कि वह जिंदा है। दूसरी तरफ करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स की सतह पर एक रोवर खड़ा है, अपॉर्चुनिटी। 15 साल से वह वहां काम कर रहा है, जबकि उसे बनाया ही सिर्फ 90 दिनों के लिए गया था। यह अकेले किसी नासा मिशन की सबसे बड़ी कामयाबियों में गिना जाता है, लेकिन उस दिन के बाद उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन भी नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं। महीनों तक इंजीनियर बार बार वही एक कमांड भेजते रहे, आर यू देयर अपॉर्चुनिटी, और हर बार जवाब सिर्फ खामोशी। अब सोचिए, इसे किसी उल्कापिंड ने नहीं मारा, किसी भूकंप ने नहीं, किसी टेक्निकल फेल्योर ने भी नहीं। अपॉर्चुनिटी को मार डाला सिर्फ एक चीज ने। मार्स के आसमान में फैली धूल ने सूरज की रोशनी को छीन लिया। उसके सोलर पैनल्स ने बिजली बनानी बंद कर दी, और एक रोबोट जो 15 साल तक जिंदा रहा, धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर मार्स की धूल इतनी ताकतवर है कि वह एक रोवर को अंधेरे में डुबो सकती है, तो उसी मार्स पर ठीक उसी वक्त किसी और जगह जमीन का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यानी एक नॉर्मल आरामदायक स्प्रिंग वाली दोपहर जितना गर्म। एक ही ग्रह, एक तरफ रोशनी छीनकर किसी मशीन को मार देने वाला अंधेरा, दूसरी तरफ वसंत जैसी गर्माहट। और सबसे अजीब बात, ये दोनों एक्सट्रीम कभी कभी एक ही जगह एक ही समय पर मौजूद हो सकते हैं। सिर्फ ऊंचाई का फर्क इतना है कि आपके पैर एक मौसम में हों और आपका सिर बिल्कुल दूसरे मौसम में। नासा के वैज्ञानिक इसे एक लाइन में समझाते हैं, स्प्रिंग एट योर फीट, विंटर एट योर हेड। अब जरा सोचिए, पृथ्वी पर ऐसा कभी होता है क्या? अगर आज आपके शहर का तापमान 30 डिग्री है, तो आपके जूतों के पास 45 और सिर के पास 5 डिग्री तो नहीं होता। फिर मार्स पर ऐसा क्या अलग है कि सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई में एक बिल्कुल दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है? जवाब छिपा है एक ऐसी चीज में जिसे हम पृथ्वी पर कभी मिस ही नहीं करते। इतनी नॉर्मल है कि उसका एहसास तक नहीं होता। अगर आपने कभी गर्मियों की दोपहर में धूप में खड़ी किसी काली कार को छुआ हो, तो याद होगा कि उसकी बॉडी इतनी तप जाती है कि हाथ रखना मुश्किल हो जाता है, जबकि उसी वक्त आसपास की हवा उतनी गर्म नहीं होती। या नंगे पैर तपती सड़क पर चले हों, तो सड़क पैर जला सकती है, जबकि मौसम का तापमान उससे कहीं कम बताया जा रहा होता है। यानी जमीन और हवा का तापमान हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह बात पृथ्वी पर भी सच है। फर्क बस इतना है कि यहाँ यह अंतर ज्यादा देर टिकता नहीं। हमारी घनी एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े मिक्सर की तरह काम करती है। जमीन गर्म होती है, हवा को गर्मी देती है, कन्वेक्शन शुरू होता है, हवाएं चलती हैं, और कुछ ही देर में वह गर्मी पूरे वातावरण में बांट जाती है। मार्स पर यह मिक्सर लगभग गायब है। वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के समुद्र तल वाले प्रेशर का सिर्फ 1% है। अगर पृथ्वी की एटमॉस्फेयर एक मोटी रजाई है, तो मार्स की एटमॉस्फेयर एक पारदर्शी परत से ज्यादा कुछ नहीं। सूरज की किरणें लगभग बिना रुकावट सीधे लाल मिट्टी तक पहुंचती हैं, और वह मिट्टी तेजी से तपने लगती है। इक्वेटर के पास दोपहर में सरफेस टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, लेकिन यह गर्मी ऊपर की हवा तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हवा के मॉलिक्यूल्स करते हैं, और मार्स पर वे इतने कम हैं कि गर्मी आगे बढ़ने से पहले ही जमीन वापस ठंडी होने लगती है। नतीजा, नीचे थर्मोमीटर एक आरामदायक दोपहर दिखा रहा होता है, और ठीक ऊपर हेलमेट की ऊंचाई के पास रखा दूसरा थर्मोमीटर अब भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बता रहा होता है। अब तक जो कुछ भी हमने समझा, वह सुनने में एक अच्छी थ्योरी लगती है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या किसी ने सचमुच मार्स पर खड़े होकर यह फर्क मापा भी है, या यह सिर्फ कंप्यूटर मॉडल्स पर आधारित एक अंदाजा है? यही कहानी में एंट्री होती है नासा के अब तक के सबसे एडवांस्ड रोवर की, परसिवियरेंस। फरवरी 2021 में जब परसिवियरेंस मार्स के जेजिरो क्रेटर में उतरा, तो उसका काम सिर्फ चट्टानों के सैंपल उठाना नहीं था। उसके ऊपर एक पूरा मिनी वेदर स्टेशन भी लगा था, मीडा, यानी मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर। इसे आप मार्स का अपना मौसम विभाग समझ सकते हैं,
जो लगातार हवा का तापमान, जमीन का तापमान, हवा की गति, प्रेशर, धूल और सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे जैसे मीडिया से डेटा आना शुरू हुआ, वैज्ञानिकों ने वही चीज देखी जो अब तक सिर्फ एक तुलना थी। दोपहर के समय सूरज निकलने के कुछ घंटों बाद मार्स की सतह बहुत तेजी से गर्म होने लगती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त सतह से 1.5-2 मीटर ऊपर की हवा अब भी बेहद ठंडी बनी रहती थी। यानी स्प्रिंग एट योर फीट, विंटर एट योर हेड अब सिर्फ एक याद रखने लायक लाइन नहीं थी, यह पहली बार असली इंस्ट्रूमेंट से मापा हुआ डेटा बन चुकी थी। फिर 2023 में जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स में एक अध्ययन छपा जिसने इसे और भी साफ कर दिया। मेडा के डेटा का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चला कि मार्स पर दिन के समय सबसे तेज टेम्परेचर चेंज ठीक सतह के ऊपर वाले हिस्से में होता है, यानी जहां आपके पैर होंगे वहीं सबसे ज्यादा बदलाव होगा। कुछ परिस्थितियों में सतह से करीब 1.25 मीटर की ऊंचाई तक तापमान में बदलाव लगभग 26 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर तक पहुंच सकता है। जरा इस संख्या को महसूस कीजिए। अगर पृथ्वी पर ऐसा होता तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे ही सिर और पैर के बीच अलग अलग मौसम में पहुंच जाते। बेशक, इसका मतलब यह नहीं कि मार्स पर हर जगह, हर दिन, हर मौसम में ठीक 26 डिग्री प्रति मीटर का ही फर्क होता है। यह ग्रेडियंट समय, मौसम, जगह, सूर्य की ऊंचाई और मिट्टी की प्रकृति के साथ बदलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सीधे मापा हुआ सच बन गया। और इसका श्रेय जाता है उस एक रोवर को जिसने अपनी सतह से 1.5 मीटर ऊपर तक मार्स के हर पल के मिजाज को रिकॉर्ड किया। दिलचस्प बात यह है कि परसिवियरेंस से कई साल पहले नासा का क्यूरियोसिटी रोवर भी गेल क्रेटर में यही इशारा दे रहा था। उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने दिखाया कि मार्स की सतह दिन में हवा से कहीं तेजी से गर्म होती है और रात होते ही उतनी ही तेजी से हवा से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने जहन में कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक मुट्ठी सूखी रेत है और एक बड़ा पत्थर। दोनों को धूप में रख दीजिए। रेत कुछ ही मिनटों में तप जाएगी, लेकिन पत्थर उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। अब शाम होने दीजिए। रेत उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, जबकि पत्थर देर तक अपनी गर्मी बचाकर रखेगा। वैज्ञानिक इसे थर्मल इनर्शिया कहते हैं और मार्स पर बिल्कुल यही खेल चल रहा है। जहां महीन, ढीली धूल है, वहां दिन में सतह बहुत तेजी से तपती है और रात में उतनी ही तेजी से जम जाती है। जहां ठोस चट्टानें हैं, वहां तापमान धीरे धीरे बदलता है। और यहीं से वैज्ञानिकों के हाथ एक अनोखा टूल लग गया। अगर सूर्य ढलने के बाद भी कोई इलाका देर तक गर्म बना रहे, तो समझ लीजिए वहां नीचे ठोस चट्टान है। और अगर कोई जगह सूरज ढलते ही झट से ठंडी हो जाए, तो वहां धूल की मोटी परत होने की संभावना है। यानी मार्स की जमीन को छुए बिना सिर्फ उसकी गर्मी पड़कर वैज्ञानिक बता सकते हैं कि नीचे क्या छिपा है, मानो पूरा ग्रह एक खुली हुई किताब हो जिसका हर पन्ना तापमान की भाषा में लिखा गया हो। अब इसी पतली एटमॉस्फेयर ने नासा के इंजीनियरों को एक बार बुरी तरह हैरान भी कर दिया था। जब उन्होंने इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर मार्स पर उड़ाने की योजना बनाई, तो सबसे पहला सवाल यही था, हवा है ही इतनी कम, तो लिफ्ट आएगी कहां से? पृथ्वी पर कोई भी हेलीकॉप्टर हवा को नीचे धकेल कर ही ऊपर उठता है, लेकिन जब हवा लगभग है ही नहीं, तो धकेलेंगे क्या? इसका हल निकला डिजाइन बदलकर। इंजेन्युइटी के रोटर्स सामान्य हेलीकॉप्टरों से कहीं बड़े बनाए गए और उन्हें करीब 2500 आरपीएम जैसी बेहद तेज रफ्तार से घुमाना पड़ा। पृथ्वी पर किसी हेलीकॉप्टर को इतनी तेज घूमने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। यानी इंजेन्युइटी इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि मार्स की हवा अच्छी थी, बल्कि इसलिए उड़ा क्योंकि इंजीनियरों ने ग्रह की सबसे बड़ी कमजोरी को ही डिजाइन का आधार बना दिया। अब यहां एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, अगर जमीन कभी कभी 24 डिग्री जितनी आरामदायक हो सकती है, तो क्या भविष्य में कोई इंसान वहां बिना स्पेस सूट के कुछ देर खड़ा रह सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और वजह उतनी सीधी नहीं जितनी लगती है। 24 डिग्री सिर्फ जमीन का तापमान है, आपका नहीं। और अगर उस पल आपका सूट काम करना बंद कर दे, तो सबसे पहले आपको ठंड नहीं मारेगी, सबसे पहले मारेगी मार्स की लगभग न के बराबर एटमॉस्फेयर।
हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्रेशर भी चाहिए। वही प्रेशर जो हमारे फेफड़ों को सामान्य तरीके से काम करने देता है और शरीर के अंदर मौजूद तरल पदार्थों को स्थिर रखता है। मार्स पर वह प्रेशर लगभग गायब है और उसकी एटमॉस्फेयर लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, यानी सांस लेने के लिए हवा वैसे भी मौजूद नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज अभी बाकी है। यही पतली एटमॉस्फेयर सिर्फ गर्मी को रोकने में नाकाम नहीं होती, यह सूर्य की खतरनाक रेडिएशन को भी ठीक से रोक नहीं पाती। पृथ्वी पर हमारी एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर हमें अल्ट्रावायलेट रेज और कई तरह की एनर्जेटिक पार्टिकल्स से बचाते हैं। मार्स पर यह सुरक्षा लगभग नहीं है, यानी बिना सुरक्षा के खड़ा कोई इंसान सिर्फ ठंड और ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि लगातार रेडिएशन के संपर्क में भी रहेगा। वह खतरा जो दिखाई तक नहीं देगा। और यहीं अपॉर्चुनिटी की कहानी वापस याद आती है। 2018 का वह डस्ट स्टॉर्म कोई मामूली आंधी नहीं था। यह पूरे ग्रह को धूल की चादर में लपेटने वाला एक ग्लोबल स्टॉर्म था। हफ्तों तक सूरज की रोशनी सतह तक पहुंचनी लगभग बंद हो गई। अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल्स धीरे धीरे बिजली बनाना छोड़ते गए। उसकी बैटरी कमजोर होती गई और आखिरकार उसने जवाब देना बंद कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मार्स पर हवा की रफ्तार कभी-कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। सुनने में किसी भयानक तूफान जैसा लगता है, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर इतनी पतली है, वही हवा पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम फोर्स पैदा करती है। यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की मार्शन हवा किसी इंसान को उड़ा नहीं ले जाएगी। उसने अपॉर्चुनिटी को धक्का देकर नहीं गिराया, उसने बस उसकी रोशनी छीन ली। साइंटिस्ट्स आज यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यह ग्रह कभी हमारी तरह जिंदा तो नहीं था, और अगर उसका जवाब हाँ निकला, तो शायद ब्रह्मांड में इंसान पहली बार खुद को अकेला महसूस करना छोड़ देगा।